नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है और इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया है और पूरी दुनिया की राजनीति के साथ साथ भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो क्या होने वाली है और क्या अभी वर्तमान में उसकी स्थिति में बदलाव आया है, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय वर्मा सर, असिस्टेंट प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज में है। और डॉक्टर विजय वर्मा सर न केवल वहां पर पढ़ाते हैं बल्कि हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भी क्लासेस लेते हैं। और इसके साथ साथ सर की खास बात यह है कि सर जब डीयू में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें जो लोगों के और खासतौर पर नए विद्यार्थियों के जो सवाल होते हैं उन सवालों के बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं और सारे प्रश्नों का जवाब सर बहुत ही सरलता से देते हैं और सरल नियमों को बहुत ही सरलता से समझाते हैं। तो आज हम सर के साथ विषय कोरोना महामारी और वैश्विक राजनीति इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरा साथ देने के लिए कुंदन कौशल मौजूद हैं और ये भी इस चर्चा में मेरा साथ देंगे। जी, तो सर आपका स्वागत है और कुंदन आपका भी स्वागत है तर्क ज्ञान पर। और जितने भी लोग इस तर्क ज्ञान को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें और अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। तो विषय के बारे में मैं बता देता हूं। विषय है कोरोना महामारी और वैश्विक राजनीति और इस चर्चा का प्रारंभिक जो सवाल है वो मेरा यही है सर आपसे कि कोरोना महामारी फैली है, विश्व की राजनीति में बदलाव आए हैं, लेकिन जो प्रश्न है वो ये है कि कोरोना महामारी जब से उत्पन्न हुई उसके बाद से आज तक राजनीति में, वैश्विक राजनीति में मूल परिवर्तन क्या आया? थैंक यू दिग्विजय फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हारा सवाल है कि इस कोरोना महामारी के कारण वैश्विक राजनीतिक में किस तरह का चैलेंजेज है या किस तरह का परिवर्तन आया है। देखो, एक चीज बहुत आसानी से समझनी है कि जब भी कोई बड़ी घटना या दुर्घटना विश्व पटल पे होती है तो राजनीतिक समीकरण जो है, शक्ति समीकरण हमेशा बदलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आप जानते हैं 2 सुपर पावर का इमरजेंस हुआ, ये दूसरी बड़ी घटना थी। 90 का दशक, 1990 को अगर आप याद करें, जहां एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया वो अपने आप में और लैंडमार्क एक दौर था जिसके कारण फिर से विश्व राजनीति बदली। और फिर आपको पता है कि वो डिबेट शुरू हुआ कि अब अमेरिका यूनिपोलर है। हालांकि फिर उसमें भी कई तरह की डिबेट थे कि नहीं, यूरोपियन यूनियन जो है उसको चैलेंज कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। ये आधुनिक भारत विश्व का ये जो 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी को मिलाकर जो है ये चौथी बड़ी घटना है। और मैं अगर इसको ठीक से समझ पा रहा हूं तो मैं इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और लिबरलाइजेशन, ये तीनों दौर से ज्यादा बड़ी घटना मानता हूं या बड़ी त्रासदी मानता हूं, जिसका परिणाम जो है वो सिर्फ देश के स्तर पर या रीजन के स्तर यानी क्षेत्रीय जैसे एशिया और अमेरिका, यूरोप है, उस स्तर पर ही नहीं होगा, ये वैश्विक स्तर पे होने जा रहा है। देखो, अगर विश्व युद्ध भी हमने आपको पढ़ाया होगा और आपके दूसरे टीचरों ने पढ़ाया था तो विश्व युद्ध कहने के लिए विश्व युद्ध था। अगर आप गौर से देखोगे तो उसमें विश्व की कुछ शक्तिशाली सीमित देश जो थे, जो कॉलोनियल पावर थे, जिनके एस्पिरेशन बहुत ही इंपीरियलिस्ट डिजाइन वाले थे, वो लिमिटेड लोग शामिल थे। 10-12 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट था, बाकी देशों को कोई लेना देना ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एशिया में जापान हटा दो तो बाकी को कोई मतलब नहीं था। इंडिया को क्या लेना देना था? वो ठीक है, मूवमेंट चला, गांधी जी ने, वो सब वो अपनी जगह है। अफ्रीका को क्या लेना देना था? लैटिन अमेरिका को क्या लेना देना था? है ना? लेकिन ये तो एक ऐसी घटना है जिसने किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया है, चाहे आप पावरफुल कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो या
अंडर डेवलप कंट्री हो, सबको अपने लपेटे में लिया है। जी इज इट क्लियर? जी तो पहला इसका जो लोकस और जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, वैश्विक है, ये कोई क्षेत्रीय जी नहीं है। पहली चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी जी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पावर टसल हमेशा रहा है और हर बड़ी घटना ने जो है एक नए परिणाम और नए शक्ति समीकरण को जन्म दिया है। मुझे जो अब दिख जी रहा है साफ है कि वो आपको डोनाल्ड ट्रंप के छटपटाहट से भी दिख रहा होगा। ये जो स्टेटस था जी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद 90 के बाद का, कि हम यूनिलैटरल पावर है, एक छत्र राज है, एक ध्रुवीय विश्व है, इसको अच्छे या बुरे जैसे आप देखें, इसको चाइना ने तो चैलेंज कर दिया है। और इसलिए देखेंगे जी कि ट्रंप साहब तो इतने गुस्से में रहे कि उन्होंने इसको कोरोना वायरस या कोविड-19 नाम ना देके शुरू में ये कहा वुहान कि ये चीनी वायरस। वायरस है ना। और बार जी बार उन्होंने तो जी इंसिस्ट किया, इवन उनका खुंदक तो इतना जी ज्यादा बढ़ गया कि जो WHO का डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का, है ना, आपको जी मालूम है जी कि वो जी चाइना के सर। कारण ही वो डायरेक्टर जनरल बन पाए थे, तो उन्होंने उस पर भी आरोप लगाया, उसके जी फंडिंग बंद कर दिए। और यूएन के माध्यम से उन्होंने इस जी बात के लिए चाइना को एक फोर्स किया कि आप अपना जो वुहान वाला जो लेबोरेटरी है इसको खोलिए, और यूएन के थ्रू एक मॉनिटरिंग कमेटी जाएगी, साइंटिस्ट की, वो एनालाइज करेगी कि ये सच में घटना थी या डेलिबरेटली आपने इसको लैब में पैदा किया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने किया और बाद में ये चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। तो पहली जी चीज अब एक नई अब का जो विश्व होगा पोस्ट कोरोना, जो विश्व होगा, विश्व स्तर पे शक्ति समीकरण के संदर्भ में आप ऐसे समझ लें कि एक नए विश्व का शक्ति समीकरण। तो मुझे लगता है कि कुंदन के पास चीन से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कुंदन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं चीन से जुड़ा हुआ। सर नमस्ते। एंड नमस्ते। नमस्ते। आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई कैन आस्क अ क्वेश्चन टू यू। बहुत बार मिला भी हूँ यूनिवर्सिटी में। कुंदन थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत बार यूनिवर्सिटी में मैं मिला भी था आपसे, बट वी कुडंट कम्युनिकेट एवर। तो आज इस प्लेटफॉर्म से जो दिग्विजय का इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इसके थ्रू मैं एक सवाल जो अपना रखना चाह रहा हूँ। कोरोना महामारी चीन के लिए ज्यादा विनाश लेके आया या विकास? क्योंकि कई देशों में, कई वैश्विक देशों में इस बात का भेद है, और आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि इवन अमेरिका भी इस चीज को मान रहा है कि कहीं ये बायोलॉजिकल विपन ना हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहला कारण बनता है इस सवाल का कि ये विनाश है चीन के लिए या विकास है चीन के लिए। और दूसरा कारण इस वजह से बन रहा है ऐसे सवाल का क्योंकि चीन के और किसी हिस्से में, वुहान को छोड़कर, इसके विनाशकारी प्रभाव उस बृहद तौर पे देखने को नहीं मिले जितना कि वुहान में मिला। तो कहीं ये एक स्पॉट था जहाँ पे वो इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इस चीज को मैं आपसे जानना चाहूँ। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तुम्हारा पहला पार्ट है कि ये विनाश लेकर आया है, विकास लेकर आया है ना। भाई मैं तो इसको विनाश ही कहूंगा, है ना। जैसे अगर आप कैजुअलिटी रेट देखें और माल्थस का थ्योरी लगा दें तो आपको ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा कि जो गरीब है, कमजोर है, वो मर रहा है ना। जैसे अमेरिका, अगर आप उस में देखना चाहें, जैसे अमेरिका में भी जो कैजुअलिटी रेट है कि इतने डेथ हो गए, तो उसमें कोई अमेरिकन पॉपुलेशन होता है भैया। अमेरिकन में वो पॉपुलेशन है जो काफी ओल्ड एज है, 80+ है, 90+ है, तो उनके लिए तो अगर निगेटिवली देखना है तो एक लायबिलिटी का ऑफ हो जाना है। दूसरा जो उनके यहाँ आपको मालूम है कि हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, इंश्योरेंस बेस्ड है। इसमें मैक्सिमम लोग इंडियन और लैटिन अमेरिकन और एशियाई मूल के लोग हैं। और ट्रम्प साहब तो अमेरिकन को ग्रेट अमेरिका बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वो इलेक्शन भी जीते तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन फर्स्ट, और अमेरिकन को द ग्रेट अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं। तो रैसिज्म अगर देखो, लेकिन ये एक मानवीय त्रासदी है और एक चैलेंज है ना, हर तरीके से। एक हर स्टेट के लिए एक चैलेंज है, इसने सबकी पोल पट्टी खोल दी है। बात समझिए इसको, चाहे आप इंडिया के लेवल पे देखें या डेवलप कंट्री के नाम पे देखें, मतलब ये बड़ा क्लियर हो गया कि भैया ये देखो, ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको मैं तोड़ के समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
कोई भी जो जी सर, जी। क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने का 3 ही ऑप्शन होता है। एक है कि स्टेट उसको रिजॉल्व कर दे, स्टेट जो है यानी सरकार उसको हैंडल करे। तो सरकार की सीमाएं हर स्तर पे नजर आई हैं, चाहे भारत हो या विश्व हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या स्पेन हो या इटली हो, है ना। तो स्टेट इनकेपेबल साबित हुआ है। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ अभी है ना सुमोटो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है कि भाई आपने क्या किया अभी तक। दूसरा सोसाइटी है, तो सोसाइटी की भी अपनी सीमा है। सोसाइटी अपने आप में मजबूर सोसाइटी है। भाई डेवलपिंग कंट्री का सोसाइटी है तो डेवलपिंग ही है ना, कितने लोग कर पाओगे। इंडिया में 60-70 करोड़ पॉपुलेशन जो है सबसिस्टेंस लेवल पे जीता है, अरे कोई किसी को कितने दिन बैठ के खिला सकता है, तो वही देख रहे हो। हाँ, तो ये एक चैलेंज तो है ही ना भाई। दिल्ली जैसी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आपको 40 दिन के अंदर शराब के ठेके खोलने पड़ गए और आपको ये कहना पड़ गया कि हमारे पास सैलरी देने को पैसा नहीं है। और उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि लास्ट ईयर जो है ना अप्रैल 2019 तक मेरे पास जो जीएसटी आया था वो 35,000 करोड़ था और अभी मेरे पास 33 करोड़ है, 3300 करोड़ है। तो ये जो स्थिति है इसने ओपनली बता दिया कि आपकी रियल स्थिति क्या है। सोसाइटी की स्थिति आपने देख लिया। अब तीसरा चीज जो है वो रिलीजन आता है कि सब चीज भगवान करेंगे टाइप, है ना। वो हर धर्म का लोग भगवान पे ही छोड़ देता है। तो भैया ये तो अब अगर आप दिमाग से अंधे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये तो देख लिया गया कि कोरोना है और सारे भगवान के दरवाजे खुद बंद कर दिए गए। अरे क्राइसिस में अगर भगवान काम नहीं आ रहा है तो भगवान के दरवाजे क्या नॉर्मल डेज में चढ़ावा चढ़ाने के लिए है क्या। तो सीधी सी बात है, चाहे स्टेट हो, सोसाइटी हो या रिलीजन हो, तीनों का जो लिमिटेशन है वो अगर कोई भी आदमी जिसकी बुद्धि जरा भी संतुलित है, क्लियर कट रैशनल रियलिस्टिक थिंकिंग वाला है, तो उसके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि ये तीनों लेवल पे हम है कामयाब नहीं रहे। और मैं इसको विकास के रूप में नहीं देखता, मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में बिल्कुल नहीं देखता। मेरे लिए एक ह्यूमन त्रासदी है और बहुत भयावह त्रासदी है, ये दर्दनाक है, दुखद है, ये महामारी है। और अगर आप जरा भी सेंसिटिव है तो आपका मानसिक संतुलन को हिलाने के लिए ये घटना काफी। जी सर। सर आपने बिल्कुल बताया कि ये मानव त्रासदी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुंदन का प्रश्न ये था कि चीन के लिए ये महामारी फायदेमंद साबित हो रही है विनाश, क्योंकि हमने देखा कि चीन ने इस पार्ट उसका के लिए देखो, उस पे अभी रिसर्च है, अभी इस पे ऑथेंटिक रूप से कोई फैसला नहीं आया है कि चीन ने जानबूझकर किया था या ये किया था, लैब में इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया था या ये किया था। लेकिन ये तय है कि लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर है कि चाइना के 1-2 शहर को छोड़कर बाकी जगह जो है चाइना के शहरों में है ना, वो वहां पे नहीं पहुंचा और बाकी जगह कैसे इतनी दूर दूर पहुंच गया। अमेरिका जो करीब 2,500-3 हजार किलोमीटर है वहां पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया, और उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट जो है या तो उसके कैजुअलिटी रेट बड़े कम रहे या नहीं के बराबर रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखो, चाइना चाहे अपने को जितना स्मार्ट समझता हो, है ना, के लिए भी एक ऐसी है, क्योंकि अगर उसको मार्केट के टर्म में थोड़ा गेन हुआ है तो ये आप समझ लें कि मोरल फुटिंग पे वो बहुत चला गया। मतलब आप ऐसे देश के रूप में अब जाने जाएंगे जो आप अपनी मतलब को निकालने के लिए, अपने राष्ट्रीय हित को एक अंजाम देने के लिए आप किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। इसको मेरा ख्याल है कि इसमें चाइना भी गेनर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक लाइन और बता दूं, हम जब, जैसे मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, जब हम स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमें प्रोफेसर महेंद्र कुमार पढ़ाते थे, वो बड़े सीरियस थे। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में भी इनेमी नंबर 1 बट चाइना इज थ्रेट नंबर 1। अगर डर आपको सबसे ज्यादा है चाइनीज से, चाइनीज का एक और चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, आज तक तुमने किसी चाइनीज प्रीमियर को, राष्ट्रपति को या जो भी उसके अध्यक्ष होते हैं, कभी बोलते सुना है?
मुस्कुराते देखा है या हंसते हुए देखा है? तो बताओ। ना वो बोलते हैं, नहीं देखा, ना मुस्कुराते हैं, और हंसना तो खैर मतलब शायद कोई फोटो हो तो उसको फ्रेम किया जा सकता है। दे आर वेरी स्ट्रैटेजिक and they can go to any cruel extent to get their things done. ये भारत को भी समझना पड़ेगा और जो बाकी जो देश है उनको भी समझना पड़ेगा। चाइनीज को आप नॉन सीरियस नहीं ले सकते। आप उनके फेस को करना, इंडिया में एक से एक बॉडी लैंग्वेज के रीडर पड़े हैं। मेरा दावा है कि सब मिला के भी चाइनीज के फेस को या बॉडी लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाएंगे। दे आर वेरी पर्पस, very self-oriented and very cruel to the extent of getting their national interest done. तो ये चीज ध्यान रखना, जो मैंने कहा कि ना वो बोलते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना हंसते हैं, वो सिर्फ एक्ट करते हैं। आज की तारीख में देखो, एक तरफ इंडिया पूरा विश्व इस पे उलझा हुआ है और चाइना ने इंडिया के साथ अभी जो है एक नया फ्रंट जो है बॉर्डर वाला, तो चाइनीज को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत उसके लिए आपको प्रोफेशनलिज्म चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए। जी सर, जी सर। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर, या ऑफ कोर्स, बिल्कुल सर। तो